हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि वेटिंग वालों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है कि नहीं करना, कल मैं इसमें अपडेट लेकर आया था। तो दोस्तों, आप चाहे वेटिंग लिस्ट में हो, चाहे आप चयन सूची में हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं तो जरूर करें। और ये जो प्रोसेस शुरू हो रही है वो हो रही है आज से, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 14 जून 2024 से 18 जून 2024 तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अपनी प्रोफाइल पर। कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरी जो तिथि है वो आप देखें कि अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज को अपलोड करना 14 जून 2024 से 18 जून 2024। शाला का विकल्प चयन करना 14 जून 2024 से 18 जून 2024। जिला स्तर पर दस्तावेज का जो सत्यापन होगा वो 21 जून 2024 से 23 जून 2024 तक होगा। उस संबंध में ये जो 4 आदेश हैं वो जारी किए गए हैं दोस्तों। लेकिन पिछली बार की तरह यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट अलग अलग जारी नहीं की गई है। तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे वेटिंग में हो चाहे सिलेक्शन में हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड जरूर करें। तो चलें कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं। तो दोस्तों, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनके अनुसार आपको जाना है एमपी ऑनलाइन वाले के पास, जो कियोस्क हैं उनके पास, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स और प्रोफाइल अपडेट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है दोस्तों कि आप जब साइन अप कर रहे हैं यानी लॉगिन कर रहे हैं और ओटीपी या ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर प्राप्त होती है, जो कि आपने पीएबी पर फॉर्म भरते समय डाला था, जिसका अभी नाम ईएसबी हो गया है। ठीक है, मान लो कि आपका ईमेल आईडी भी बंद हो गया है और मोबाइल नंबर भी बंद हो गया है और ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है। यदि आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी दोनों ही बदल गए हैं, तब जिला शिक्षा अधिकारी डीओ कार्यालय में संपर्क करें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। तो क्या करना है दोस्तों कि आप जिस जिले में हैं उस जिले के डीओ कार्यालय चले जाएं, वहां से आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही अपडेट होंगे यदि बंद हैं तो। और यदि आपका मान लो ईमेल आईडी चालू है, मोबाइल नंबर बंद है, तो ईमेल आईडी पर जो है ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। मान लो ईमेल आईडी बंद है लेकिन मोबाइल नंबर चालू है, जो आपने पीएबी पर फॉर्म भरते समय डाला था, तो उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। दोनों ही बंद हैं, तब ऐसी कंडीशन में आपको जिला शिक्षा अधिकारी डीओ जो कार्यालय होता है वहां पर जाना है और अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट कराना है और फिर आपके पास ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पूरी प्रोसेस दी गई है, कैसे कैसे आपको लॉगिन करना है, उसके बाद कैसे कैसे फॉर्म आपको अपलोड करना है, सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल नज़र आएगी, जो कि आपने पीएबी पे फॉर्म भरते समय बनवाई थी, यानी ईएसबी जिसका अभी नाम हो गया है। ठीक है, यहाँ आपको पूरी की पूरी जानकारी देखनी है। यदि कोई जानकारी में बदलाव करना है तो वो भी ज़रूर करवा दें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदक जिनका नाम प्रवर्धित चयन सूची या प्रवर्धित प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है, ऐसे आवेदकों को आगे की निम्न अनुसार प्रक्रिया करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आ गई हैं कि जो चयन सूची में है, और जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जो चयन सूची में है, मैं इसका कलर बदल देता हूँ, और जो प्रतीक्षा सूची में है उन्हें दोनों को ही ये काम करना है। ठीक है, चयन सूची और प्रतीक्षा सूची। अब यहाँ पर आगे देखें दोस्तों, तो इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट चाहिए, फिर आपके बीएड फाइनल ईयर की मार्कशीट, और बाकी की जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हैं वो भी मार्कशीट चाहिए, चाहे सेमेस्टर प्रणाली हो चाहे ईयर वाई हो, वो सभी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपके और डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका ओबीसी भाई बहनों का लगना है तो आपके पास वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं इस तरह से। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस पर बात कर लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। पात्रता परीक्षा की अंकसूची चाहिए, जो वर्ग 1 में आपने जो रिजल्ट देखा था ईएसपी पर जारी हुआ था उसे कहते हैं पात्रता परीक्षा की अंकसूची, तो वो नेट से निकलवा लें, वो चाहिए आपको। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की अंकसूची चाहिए, जो 10वीं की अंकसूची में आपकी जन्म तिथि दी गई है वही मान्य होगी। आपके यदि आधार कार्ड में या और अंकसूची में जो आपकी जन्म तिथि है वो अलग है तो वो मान्य नहीं होगी। सिर्फ 10वीं की अंकसूची में जो आपकी जन्म तिथि है वही मान्य होगी। ये इस बात से कन्फ्यूजन में ना आए, नहीं तो बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि सर हमारे आधार कार्ड में अलग जो है डेट ऑफ बर्थ डली है जबकि 10वीं की मार्कशीट में अलग है, या फिर हमारी और मार्कशीट है उनमें डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। ठीक है, 10वीं में जो है वही मान्य है। इसके अलावा स्नातक उपाधि अंकसूची सभी सेमेस्टर सभी वर्षों की ये अपलोड होंगी। स्नातकोत्तर यानी जिसमें भी आपने
पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसकी सभी सेमेस्टर सभी वर्षों की अपलोड होंगी। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग में लागू हो संबंधित जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र लागू होने की दशा में। ठीक है, तो नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र आपके पास दोस्तों होना चाहिए, तभी ये जो है मान्य है। यदि आपके पास ऑफलाइन वाला है तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मैंने बार बार आपसे कहा कि डिजिटल प्रमाण पत्र आजकल बनने लगे हैं जो भी, तो वो आपके पास होना चाहिए, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS वर्ग, जो इनके जाति प्रमाण पत्र हैं वो डिजिटल होने चाहिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अतिथि शिक्षक अनुभव संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र चाहिए दोस्तों। स्थायी दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र लागू होने की दशा में, तो नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र चाहिए। आप स्थायी दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है वो चाहिए। अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र आपके पास है वो मान्य नहीं होगा, है ना, स्थायी वाला चाहिए तभी वो मान्य होगा। यदि आपने अस्थायी लगा कर दिव्यांग कैटेगरी से फॉर्म फिल कर दिया है तो वो माना नहीं जाएगा, फिर आपको जो जर्नल की सीट है उस पर फाइट करना पड़ेगा। वहाँ आपके मार्क्स यदि मैच हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। वही हाल है आपके आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यदि आप उसमें नहीं आ रहे, गलती से टिक हो गया है, तो फिर आप जनरल में माने जाओगे, आपको उस रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। और जितनी भी रिजर्वेशन है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है, तो मूल निवासी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे देखें, बीएड की अंक सूची चाहिए, सभी सेमेस्टर सभी वर्षों की आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जो लागू हो। इसके बाद उपनाम परिवर्तन, जैसे कि जो महिलाएं शादी के बाद उनका जो नाम परिवर्तन हुआ, सरनेम चेंज हो जाता है, तो वो भी जो है अपना एक शपथ पत्र बनवा लें, उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, खासकर महिलाओं के नाम चेंज होते हैं। यदि पुरुषों के भी नाम चेंज हुए हैं, आपने उपनाम चेंज किया है या सरनेम चेंज किया है, तो उस संबंध में जो उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपथ परिवर्तन के नाम में प्रकाशन की प्रति लागू होने की दशा में उसका भी आप जो है एक कहें कि शपथ पत्र बनवा लें। इसके अलावा यहाँ पर जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु अभ्यर्थियों अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन समय निम्नानुसार प्राप्त दस्तावेजों के स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी, यानी कि स्वयं के सिग्नेचर होने हैं। 2 सेट फाइल तैयार करनी है, निर्धारित स्थल पर सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज के प्रमाणीकरण किया जाएगा, अतः समस्त मूल दस्तावेज भी साथ में लाएं। कुल मिलाकर मूल दस्तावेज और उनकी 2 फोटोकॉपी आपको लेनी है। ऐसी आपको फाइल के सेट तैयार करने हैं और वहाँ पर जाना है जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों कि जिस जिले में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहते हैं, चाहे आप अदर राज्य के हों चाहे मध्य प्रदेश के हों, आपको ध्यान से जिला चुनना है। अतिथि शिक्षक के विषय में ये कहा गया है कि जिस जिले में उन्होंने अध्यापन कार्य कराया है अतिथि शिक्षक में, वही जिला वो चुन सकते हैं। यदि उन्होंने एक से ज़्यादा जिलों में जो है अध्यापन कार्य कराया अतिथि शिक्षक के रूप में, तो वो उनमें से कोई एक जिला चुन सकते हैं। और जो नॉन गेस्ट टीचर हैं जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में कहीं काम नहीं किया है, वो अपने मनपसंद का कोई भी जिला चुन सकते हैं मध्य प्रदेश का। जो भी जिला आप लॉक करेंगे दोस्तों, वही ज़िले में आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ज़िला सोच समझकर आपको चुनना है। आपको जो प्रिंट आउट दिया जाएगा दोस्तों, उसे भी आप ध्यान से पढ़ लें कि कहीं कोई गलती हो गई हो तो संशोधन आप वहाँ पर करवा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें दोस्तों कि एक बार कई चॉइस फिलिंग लॉक हो जाती हैं, जैसे कि खासकर ज़िले की बात की थी, तो वो संशोधन में भी ओपन नहीं होती हैं। तो वहाँ पर बहुत देखकर आपको जो है फॉर्म फिल करना है। आज से स्टार्ट हो रहे हैं और पूरे डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और सही क्रम से उन डॉक्यूमेंट्स को लगवाएं। बहुत से बार ऐसा हो जाता है कि जहां 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है वहां पर आपने ग्रेजुएशन की कर दी है, जहां पर ग्रेजुएशन की अपलोड करनी है वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये नहीं करना है। ठीक है, एक क्रम दिया गया है, उसी क्रम में आपको अपलोड करना है कि उसके पास जाएँ, ध्यान से पूरी जानकारी भराएँ, खुद चेक करें एक बार उस जानकारी को, तभी उसको लॉक करें। और एक बार आपकी जानकारी लॉक हो गई तो समझो कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लेना है और जो भी आपने अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट, उनका ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो कोई भी कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप चाहे वेटिंग में हो चाहे चयन सूची में हो, आपको ये कार्य करना है। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।